जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो या तो वो अपना इस्तीफा भेज देता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करता है। पर कभी आपने ऐसा देखा या सुना है कि पार्टी छोड़ने से पहले वो नेताजी खुद ही अपने पार्टी के सुप्रीम लीडर से मिलने चले जाएं, पार्टी हाईकमान से उनकी मुलाकात हो जाए? बात थोड़ी अटपटी तो है, वो भी तब जब नेताजी ने अपने इलाके में पूरा ये माहौल बना रखा है कि अब पार्टी से वो विदाई ले रहे हैं। एक नई पार्टी बनाने की पूरी तैयारी है और इस बात के उनके इलाके में पोस्टर भी लग चुके हों। जब वो चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्होंने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा भी उतार दिया था। यानी हम बात कर रहे हैं आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के नेता बने अन्नामलाई की, जिनको लेकर 24 घंटे पहले तक यही खबर थी कि वे बीजेपी छोड़ चुके। पर रुकिए, यहीं पर ट्विस्ट है। राजधानी में बताएंगे कि अमित शाह ने अन्नामलाई को क्यों कहा कि अभी बस एक दिन रुक जाओ। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। लोकसभा चुनाव चल रहा था, 2024 की बात है। अब की बार 400 पार वाला नारा भी चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उनसे अन्नामलाई को लेकर कुछ सवाल पूछे गए। जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की हार और सीटें नहीं मिलने के बावजूद तमिलनाडु के लोगों के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है। भारतीय जनसंघ के जमाने से हम पूरे देश में थे जब म्युनिसिपल चुनाव में लड़ने के लिए बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थी, तब से हम तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. बीजेपी जनसंघ की 4 पीढ़ियां तमिलनाडु में लगा चुकी है। इस कड़ी में के अन्नामलाई भी आए हैं, जो राज्य के लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वह आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। अगर अन्नामलाई कुछ पाना चाहते तो वह डीएमके और एआईडीएमके में चले जाते, मगर वह देश के कल्याण के लिए बीजेपी से जुड़े। मतलब अन्नामलाई को लेकर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में किस तरह की बातें थी और अन्नामलाई को वो कितना अहमियत देते थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों से पता चलता है। वो अन्नामलाई जो 2 चुनाव लगातार हारे, पहले विधानसभा का और फिर लोकसभा का भी। पर लोकप्रियता इतनी तमिलनाडु में कि इस बार चुनाव लड़ने वालों से ज्यादा इनके न लड़ने की चर्चा रही तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव को लेकर। अन्नामलाई कौन है? 2011 बैच के कर्नाटका कैडर के आईपीएस अधिकारी। जब ये कर्नाटक में तैनात थे तब इन्हें सिंघम कहा जाता था। जिन जिलों से इनका ट्रांसफर होता था वहां की जनता इनका तबादला रुकवाने के लिए सड़क पर आ जाती थी। ऐसा 2 बार हुआ। मई 2019 में जब ये बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, इन्होंने आईपीएस की नौकरी को गुड बाय कह दिया। तब कहा कि वे अपने परिवार को समय देना चाहते हैं। ये सारी बातें अन्नामलाई ने स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी रिविलेशंस ऑफ ए रियल लाइफ सिंघम में बताई है। ये किताब उन्होंने खुद लिखी है अपनी जिंदगी पर। 2018 में आईपीएस की नौकरी करते हुए ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। लौटकर जब आए तो उनके एक सीनियर अधिकारी मधुकर शेट्टी का असमय निधन हो गया था, जिनको ये अपना रोल मॉडल मानती थी। यही वो समय था जब पहली बार अन्नामलाई के मन में आईपीएस की नौकरी छोड़ने का ख्याल आया। वे रजनीकांत के बड़े फैन थे और इन दिनों रजनीकांत तमिलनाडु में बहुत एक्टिव थे। तो लगा अन्नामलाई को कि चलो अपने गृह राज्य में कुछ करते हैं। लेकिन यहीं पर उनका प्लान थोड़ा सा बदल गया। वो चाहते तो थे रजनीकांत के साथ राजनीति की पारी शुरू करने की, पर रजनीकांत ने तो कोई राजनीतिक पार्टी बनाई नहीं, तो उन्होंने प्लान बदला और फिर साल 2020 में ये बीजेपी में शामिल हो गए। 1 साल के बाद ही उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। यंगेस्ट स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट बने अन्नामलाई, यानी बीजेपी ने इनको सर माथे पर लिया। पर अध्यक्ष बनने से पहले ये विधानसभा चुनाव लड़े भी और हार भी गए। सीट थी करूर जिले की अरवाकुरिची। करीब 25,000 वोटों के अंतर से डीएमके ने इन्हें हराया। ये इनका गृह क्षेत्र भी है। इसके बाद 2024 में फिर से ये चुनाव लड़े, इस बार लोकसभा का, वो भी हार गए।
सीट थी कोयम्बटूर। अन्नामलाई को लगभग 33% वोट मिले थे, जबकि डीएमके के कैंडिडेट को करीब 41% वोट मिले। बावजूद इसके पार्टी का इन पर भरोसा कम नहीं हुआ। इसकी एक वजह बताता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट करीब 4% रहा। तब अन्नामलाई बीजेपी में नहीं थे। जब वो पार्टी में चले आए और ठीक 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो बीजेपी का वोट शेयर 8% बढ़कर करीब 11.4 हो गया था। ये डीएमके से लड़ते रहे, पर इनकी असली लड़ाई तमिलनाडु में हो गई एआईडीएमके से। वो एआईडीएमके जो तमिलनाडु में एनडीए की सीनियर पार्टनर है। उसकी एक कहानी है। उसकी कहानी ये है कि एआईडीएमके के जो नेता हैं ईपीएस यानी एडपड्डी के पलनीस्वामी और अन्नामलाई, ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, गोंडर समुदाय से आते हैं। तो भला एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते हैं? क्योंकि अन्नामलाई की लोकप्रियता बढ़ रही थी और ये बात रास नहीं आ रही थी पलनीस्वामी को। उस पर से करेला और नीम चढ़ा ये हो गया कि एक बयान आ गया, एक स्टेटमेंट दे दिया अन्नामलाई ने। उसके बाद से पूरी कहानी बदल गई और एक तरीके से कहें तो अन्नामलाई की राजनीति ही बदल गई। ये बयान उन पर इतना भारी पड़ा कि वे राजनीति में किनारे लग गए। 2023 की बात है। द्रविड़ राजनीति के बड़े नाम और तमिलनाडु के पहले चीफ मिनिस्टर अन्नादुरई को लेकर अन्नामलाई की एक बात से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया। अन्नामलाई का दावा था कि 50 के दशक में अन्नादुरई ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की, जिसका विरोध हुआ, पर डीएमके और एआईडीएमके ने ये बात पकड़ ली। द्रविड़ राजनीति का अपमान बताया इसे और अन्नामलाई को माफी मांगने के लिए कहा, पर अन्नामलाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद हुआ ये कि एआईडीएमके एनडीए से अलग हो गई। ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद एक शर्त रखी गई एआईडीएमके की तरफ से बीजेपी की लीडरशिप के सामने कि जब तक आप अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाते हैं, हम एनडीए में वापस नहीं आएंगे। और फिर बीजेपी को एआईडीएमके का ये प्रस्ताव मानना पड़ा। अन्नामलाई जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, वैसे तब तक बीजेपी तमिलनाडु में खूब एक्टिव रही। मतलब कम से कम खबरों के मामले में, हेडलाइन के मामले में, चर्चा के मामले में। वो कहावत है ना राजनीति को लेकर कि चर्चा, खर्चा और पर्चा, तो ये तीनों चीजों पर फिट बैठते थे अन्नामलाई। एक मिसाल देखिए, मतलब बता रहा हूं कहानी। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना के बाद सार्वजनिक तौर पर अन्नामलाई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी शरीर पर 6 बार कोड़े मारे। उसके बाद इसका ये वीडियो खूब वायरल हुआ, बड़ी चर्चा हुई। उन्होंने स्टालिन के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कैंपेन ही छेड़ दिया, नाम दिया डीएमके फाइल्स। इस पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। तमिलनाडु के उस वक्त के मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के करप्शन की कई फाइलों को लेकर उन्होंने खुलासा भी किया। और फिर उन्होंने एक यात्रा भी शुरू की, मेरी मिट्टी मेरे लोग के नाम से, और पूरे तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर वो गए। अन्नामलाई का एक परिचय ये भी है कि वे सनातन के खुले समर्थक हैं। उनके इनएक्टिव होते ही तमिलनाडु में बीजेपी पर असर दिखने लगा है। बीते लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी का वोट शेयर डबल डिजिट पहुंच गया था, वो फिर से लौटकर इस बार के विधानसभा चुनाव में सिंगल डिजिट यानी 3% ही वोट शेयर रह गया है। शायद इसीलिए उनके एग्जिट को लेकर बीजेपी ने पॉज बटन दबा दिया है। अब इसमें एक और कहानी भी है। अगर बीजेपी की राजनीति की बात करें तो एक तरीके से कहा जा चुका था अन्नामलाई के लोगों की तरफ से कि उनका बीजेपी से रिश्ता खत्म है। 4 जून को उनका बर्थडे है और उस दिन वो इस फैसले का ऐलान कर सकते हैं। उनके कुछ लोगों का ये कहना था कि 7 जून को अपने लोगों के साथ बैठकर फैसला करेंगे अन्नामलाई कि उन्हें आने वाले दिनों में क्या करना है। जो 2 प्लान बताए गए हैं उनके कैंप के लोगों की तरफ से, और जैसा खुद अन्नामलाई ने कहा कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए, उन्होंने कल रात में, मतलब दिल्ली आने से पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। 2029 में लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी उनके बारे में क्या सोच रही, क्या प्लान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बहुत निराश हो चुके हैं बीजेपी में। वो आगे की अपनी भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं और उनको लगता है जब से विजय तमिलनाडु के सीएम बने हैं तो साल 1.5 साल बाद क्या होगा कि यूथ का एक बड़ा सेक्शन हतोत्साहित हो जाएगा, निराश हो जाएगा और उस यूथ के उस वर्ग पर कहीं ना कहीं अन्नामलाई जो हैं उनको लगता है कि वो वर्ग उनकी तरफ खिंच कर आएगा और एक वो नई किस्म की राजनीति की शुरुआत करेंगे। ऐसा अन्नामलाई को लगता है कि वो एक अलग फोर्स बन सकते हैं। ये जो द्रविड़ पॉलिटिक्स से अलग विजय ने अपना रास्ता बनाया, इन दोनों से अलग उनका रास्ता बन सकता है।
अन्नामलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का सबसे करीबी माना जाता है। मतलब उनके ब्लू आइड बॉय है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो उनको मानते ही हैं, लेकिन असली अगर कहा जाए कि वो किसके आदमी है तो बीएल संतोष के हैं। इसीलिए चेन्नई से जब वो दिल्ली आए तो सबसे पहले वो बीएल संतोष से ही मिले और बीएल संतोष के साथ वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से बीजेपी ऑफिस में नहीं मिले, बीजेपी ऑफिस के सामने वाले बिल्डिंग में मिले ताकि किसी को पता न चले, फोटो और वीडियो ना आए। इसीलिए किसी को पता नहीं चला। एक गाड़ी में बैठकर आए, मुलाकात हुई और सारी बातें हुई कि क्या चाहते हैं वो। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत हुई। कहा यह जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कुछ बड़े और जिम्मेदार लोग चाहते हैं कि अन्नामलाई बीजेपी में बने रहे। बीएल संतोष एक फैक्टर, आरएसएस दूसरा फैक्टर, पर बीजेपी ये भी नहीं दिखाना चाहती है कि वो किसी नेता के दबाव में कोई सौदा कर ले। मतलब ये कहा जाता है ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी को कि कोई उनको अपनी शर्तों पर नहीं झुका सकता, तो ये मैसेज नहीं जाए। तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं कि क्या राज्यसभा का सांसद बनाने की बात हो सकती है अन्नामलाई को, या जो कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम में कोई राष्ट्रीय महामंत्री या कोई बड़ा पद देकर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अभी भी अन्नामलाई बीजेपी में बने रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो शायद वो बीजेपी में बने रहे, वरना वो एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अन्नामलाई को अपने पास रख पाएगी? क्योंकि एक बात तो तय है, तमिलनाडु बीजेपी के लिए शुरुआत से ही कमजोर कड़ी रही है। तमिलनाडु में अगर हम किसी से पूछे कि तमिलनाडु से बीजेपी के किसी नेता का नाम जानते हैं तो शायद अन्नामलाई ही आज की तारीख में पहले नाम होंगे जिनको कुछ लोग जानते भी हैं। इतना तो उन्होंने कमाया है। तो क्या बीजेपी अपनी इस कमाई को बचा रख पाएगी? उनके शर्तों पर वो मान जाएगी? क्या लगता है आपको? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।